हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज के वीडियो में हम हिस्टोरिकल रिसर्च पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे और उसी के साथ हम स्मार्ट ट्रिक्स और थियरी भी देखेंगे। तो इसकी वजह से आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और इसकी वजह से आपको एग्जाम में भी बहुत फायदा होगा। ओके। और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इससे पहले हमने जो भी कुछ रिसर्च टाइप्स देखे तो उसके लिए मैंने लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है। तो आप मेरे वो भी वीडियोस वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे कि हमें पता है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होती है फॉर सीसीएसयू के लिए। ओके। सो इस एग्ज़ाम की कोई भी डेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊँगी। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स 100 है एंड इट हैज़ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एंड सेक्शन ए इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट हैज़ टोटल 50 मार्क्स एंड देयर इज़ ओनली 1 मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन एंड देयर इज़ ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंप्लीट कोर्स में हमने ये सारे के सारे यूनिट्स कवर कर रखे हैं जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट हैज़ 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर होते हैं। ओके। हम आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सको। और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो मैं आपको बता दूं, हम 100% गारंटी दिलवाते हैं कि इस कोर्स की वजह से आप एग्जाम तो क्रैक कर ही लोगे पर इसकी वजह से आपको इंटरव्यू में भी बहुत फायदा होगा। ओके। तो इसलिए आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेस करना है ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सको। और इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ इस कोर्स की फ़ीस सिर्फ 699 रुपीज़ है और इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा रिसर्च टाइप है जिसमें हम कंक्लूजन्स दूसरे सिचुएशन पर आधारित जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है कंपैरेटिव रिसर्च, तो यानी कि इसमें हम जो भी कुछ स्टडी करते हैं उन स्टडीज के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो कंक्लूजन्स हम किसी भी अदर सिचुएशन को लेकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके। मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग जो पास्ट ऑकरेंसेस होते हैं उन पर हम स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी कुछ हुआ है वो चीज़ हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके। सो इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ सिचुएशंस है उन सिचुएशंस को लेकर हम हमारे रिसर्च के जो कंक्लूजन्स होते हैं उनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है और उनमें कंपैरिजन करना कोई लॉजिक नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कोई हिस्ट्री हो जाए, अगर हम उस पर कोई रिसर्च करते तो उस रिसर्च का कंपैरिजन हम यूएस में नहीं कर सकते। ओके। बिकॉज वहाँ का सिचुएशन और यहाँ का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है और ये सारी चीजें हो चुकी है। तो हम कंपैरिजन नहीं करते। हम अदर सिचुएशन को लेकर जनरलाइज नहीं कर सकते हमारे कंक्लूजन्स। ओके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आंसर टू। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमने देखा हमारे पिछले वीडियो में अबाउट द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। यानी कि अगर कोई दूसरा ऐसा सिचुएशन हो जाए और उनमें कोई कंपैरिजन हम कर सके तो हम कर सकते हैं और उनको लेकर हम कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं। ओके। तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। फोर्थ इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी देखा था हमारे पिछले वीडियो में। और अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर जाके देख सकते हो। ओके।
सो मैंने बोला कि अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेंटल रिसर्च, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जो हमारे हाइपोथेसिस है अगर हमें उनको टेस्ट करना है तो तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कौन-सी भी दूसरी सिचुएशन आ जाए, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम ले लें, तो 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करके हम हमारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देख सकते हैं। मतलब हम एटलीस्ट हम प्रेडिक्शंस तो निकाल सकते हैं, ओके? तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। सो द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन इज़ आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि डिस्कोर्स एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे पूछा है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो इनमें से किसी ऑप्शन को लेकर एसोसिएट है, ओके? तो डिस्कोर्स एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग जो हमारे फुल कॉन्वर्जेशंस होते हैं या फिर टेक्स्ट होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होते हैं उनको एनालिसिस, उनका जो एनालिसिस है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब टू एनालाइज देम, ओके? तो जो फोकॉल्ट ये एक साइंटिस्ट था, ओके? सो उन्होंने उनका जो बुक था उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो उसने उस बुक में बोला था कि हमारा जो नॉलेज है अगर हमें उसको कंस्टिट्यूट करना है with the social practices, ओके? सो हम उसको बोलते हैं कि डिस्कोर्स, उसको हम बोलते हैं व्हाट, डिस्कोर्स, ओके? सो डिस्कोर्स का मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि जिसकी वजह से हम सब्जेक्टिविटी को फॉर्म कर सकते हैं और पावर रिलेशन को फॉर्म कर सकते हो, और इसका जो पूरा रिलेशन होता है वो नॉलेज और सोशल इंटरेक्शन में आता है। मतलब कि द रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड सोशल जो प्रैक्टिसेस होती है उसको उसने बोला था कि इट इज कॉल्ड एज द डिस्कोर्स, ओके? तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है इट वाज एसोसिएटेड विथ फोकॉल्ट, बिकॉज फोकॉल्ट ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने उनके बुक में डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में एक डेफिनेशन दी थी, ओके? तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। कार, तो इट वाज नॉट एसोसिएटेड विथ कार, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। दूसरा है फोकॉल्ट, तो यस हमने देखा कि फोकॉल्ट ये एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने उनके बुक में डिस्कोर्स एनालिसिस पर डेफिनेशन दी थी, ओके? सो द करेक्ट आंसर इज फोकॉल्ट। तीसरा है होब्सबॉर्न एंड चौथा है स्कीनर, तो ये भी दो ऑप्शंस इनकरेक्ट हुए। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ओके? नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि एन ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन लर्निंग सेटिंग्स इन विच द ऑब्जर्वर समराइजेस अ सिंगल डेवलपमेंटल इंसिडेंट आफ्टर द इवेंट हैज ऑकर्ड इज। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशनल मेथड है जिसको हम लर्निंग सेटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इन विच उसमें ऑब्जर्वर जो सिंगल डेवलपमेंटल इंसिडेंट होता है आफ्टर द इवेंट उसको वो सॉरी समराइज करता है, ओके? तो ओके, सो अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो हमें पता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो भी कुछ चीज़ें हुई है उन चीज़ों को लेकर हम हमारे रिसर्च के अंदर स्टडी करवाते हैं, ओके? तो अ, ऐसा कौन-सा ऑब्जर्वेशनल मेथड है जो हम हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एक ही इंसिडेंट को हम समराइज़ करते हैं। ओके, तो ऐसी ऑब्जर्वेशनल मेथड को एनेक्डोटल मेथड बोलते हैं। व्हाट? एनेक्डोटल मेथड। तो एनेक्डोटल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कोई भी इंसिडेंट हो जाए उस इंसिडेंट को हम समराइज करते हैं, ओके? सो फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन में चिल्ड्रन की ग्रोथ ले लो, ओके? सो उन चिल्ड्रन का ग्रोथ का जो डॉक्यूमेंट बनता है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं एनेक्डोटल मेथड के जरिए उसको बनाया है हमने, तो उसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बिकॉज इट इज द रिकॉर्ड, इट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ। और ये जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड जर्नलिस्टिक फॉर्म में होता है, इसमें जर्नलिस्टिक फॉर्म में, ओके? तो यस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ओके? तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। दूसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड,
तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ओके, तीसरा है पोर्टफोलियो एंड द फोर्थ वन इज अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो ये भी दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हुए। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज एनेक्डेटल रिकॉर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ डूइंग हिस्टोरिकल रिसर्च इन इट्स राइट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा है कि हमें हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग जो स्टेप्स करते हैं तो उन स्टेप्स में हमें उनका राइट ऑर्डर देखना है, मतलब राइट सीक्वेंस। तो इन स्टेप्स, ये स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं तो हमें इनको राइट सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च देखते हैं तो उसमें पहला स्टेप जो आता है वो आता है कि हम किसी भी रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। ओके, और उस रिसर्च टॉपिक को हम लोग फॉर्मुलेट करें, यानी कि उस रिसर्च प्रॉब्लम को हम लोग फॉर्मुलेट करें। ओके, देन नेक्स्ट जो आता है उसमें हम लोग जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द रिसर्च टॉपिक, तो उस इंफॉर्मेशन को अब हमें कलेक्ट करना है। तो उसे हम बोलते हैं सेकंड स्टेप हमारा रिसर्च का। देन थर्ड जो आता है उसमें आता है कि जो हमारा कलेक्शन है मटेरियल का, तो उन उस मटेरियल को, उस सोर्स को हम लोग इवैल्यूएट करें। ओके, इवैल्यूएट करना। देन फोर्थ जो आता है कि जो हमारे पास रिसर्च टॉपिक है, देन हमारे पास डेटा है, तो उसके ऊपर हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। एंड द फिफ्थ स्टेप विल बी कि जो हमारा इवैल्यूएशन है, मतलब हमने देखा, जो हमने आफ्टर बाद हमने हाइपोथेसिस देखा, तो उन उन पर हम लोग इंटरप्रिटेशन करें। ओके, इंटरप्रिटेशन करें। एंड देन नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर हम लोग रिपोर्टिंग करें। ओके, हमारे इंटरप्रिटेशंस को, मतलब हमारे कंक्लूजन को। तो अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलेट। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया है, आइसोलेट द प्रॉब्लम। तो ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड है कलेक्शन, कलेक्ट द सोर्स मटेरियल्स, तो ये तो सेकंड हुआ। ओके, देन इवैल्यूएट, यस, इवैल्यूएट सोर्स मटेरियल, सो ये तो थर्ड हुआ ऑप्शन। फोर्थ इज हाइपोथेसिस, यस, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फोर्थ पे जाएगा। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, तो ये तो फिफ्थ में जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस हुआ 1 2 3 4 5। ओके, तो इन ऑप्शन में से आप ही देखो कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सीक्वेंस दिया गया है। तो यस, द आंसर इज 3। सो यहाँ पे इन्होंने ये सीक्वेंस दिया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें हम लोग न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है फिलोसॉफिकल रिसर्च। तो फिलोसॉफिकल रिसर्च जो है इसमें हम लोग जो हमारा सोर्स होता है, हमारा जो नेचर होता है, या फिर हमारा नॉलेज कहाँ से डेवलप हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और ये जो रिसर्च होता है वो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च होता है, जिसमें हम लोग मोस्टली डेटा को वर्ड्स और पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। ओके, दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग जो पास्ट फाइंडिंग्स होती है, जो पास्ट इवेंट होते हैं, उन इवेंट्स को कैसे डेवलप किया गया था और बिकॉज ऑफ दैट हमारे प्रेजेंट पर और हमारे फ्यूचर पर क्या उसका इफेक्ट होगा, तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, एंड द तीसरा इज मिथोलॉजिकल रिसर्च। तो मिथोलॉजिकल रिसर्च में हम लोग मिथ्स और उसके रिलेटेड जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस ये एक रिसर्च टूल है जिसकी वजह से हम लोग हमारे जो रिसर्च में वर्ड्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं। ओके, बाय यूजिंग द क्वालिटेटिव डेटा। ओके, सो इसमें भी हम लोग क्वालिटेटिव डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इनमें से चार ऑप्शंस में थे, आप ही मुझे बताओ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन।
तो ऑब्वियसली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर टू हिस्टोरिकल रिसर्च, बिकॉज हमने देखा कि जो भी पास्ट इवेंट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट की वजह से हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होगा, इसका हम स्टडी इसमें करते हैं। यानी कि हमें हम पास्ट का स्टडी करके हम न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं इन इस रिसर्च में। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर टू। ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस को यूजुअली हम लोग इम्प्लाई करते हैं रैदर देन बीइंग एक्सप्लिसिट। ओके, तो अब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड पर हम लोग जो नेचुरल सेटिंग होती है उस नेचुरल सेटिंग्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब हमारा जो भी कुछ फेनोमेनन हो उन्हें हम लोग इस सर्वे मेथड में डिस्क्राइब करते हैं। तो वो जो फेनोमेनन्स होते हैं वो फेनोमेनन्स मोस्टली नेचुरल सेटिंग में ही आते हैं और वैसे की वैसे ही हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इसमें हम लोग क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दीज आर द सर्वे। तो सर्वे में मोस्टली क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें हम लोग क्वेश्चनेयर टूल का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल मेथड। तो जैसे हमने देखा कि हिस्टोरिकल मेथड में जो भी कुछ पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं उन इवेंट्स को लेकर हम लोग उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और उसका जो प्रेजेंट और फ्यूचर में इफेक्ट होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो यानी कि जो इवेंट्स हो गए हैं वो हो गए हैं। उन इवेंट्स को उन इवेंट्स को रिसर्चर रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो यानी कि जो हिस्टोरिकल मेथड है वो एक एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है। ओके, बिकॉज ये जो चीजें जो फैक्ट्स है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, और इनको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो हाइपोथेसिस होते हैं वो हाइपोथेसिस यूजुअली इम्प्लाई ही किए जाते हैं रैदर दैन बीइंग एक्सप्लिसिट। ओके, सो उनके हाइपोथेसिस को एक्सप्लिसिट नहीं किया जाता, उनको उन पास्ट इवेंट्स को लेकर ही इम्प्लाई किया जाता है। ओके, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर टू। ओके, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जैसे कि हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उस वेरिएबल को हम लोग मेजर करते हैं। ओके, और वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है उसके जो रिजल्ट्स है उस रिजल्ट्स में हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा आता है और उसमें यस और नो आना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसमें हम लोग मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। जैसे कि हमने देखा कि एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड में जो इवेंट्स हो चुके हैं जो फैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन पर हम लोग जो कॉजल इफेक्ट्स है वो निकालते हैं इन दिस रिसर्च मेथड। ओके, तो इसकी वजह से इनके वेरिएबल्स को हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी वो जो फैक्ट्स है वो हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेकेंड है हिस्टोरिकल मेथड इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉयज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर सिफ्टिंग एज एविडेंसेस एंड डेटा। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करता है उनके एविडेंस और डेटा को नियोजित करने के लिए। ओके, सो ओके, सो जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये एक डिवाइस टूल है। ओके, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे रिसर्च के जो वैलिडिटी है या फिर उसकी जो रिलायबिलिटी है और जो भी हम डेटा इस्तेमाल करते हैं तो उन सब चीज़ों को हम लोग अगर वेरीफाई करना चाहते हैं उनकी जो अगर हमें ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो इसके लिए हम इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यस, तो इंटरनल क्रिटिसिज्म ये एक उसका टाइप है और दूसरा है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे जो सोर्स होते हैं डेटा के
तो उन सोर्सेस की हम ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस चेक करते हैं इन द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और इनको चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि वो ऑथेंटिकेट है, वो रिलायबल है, तो उसके बाद आता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम उस डेटा को इन डेप्थ वेरीफाई करते हैं, मतलब वो डेटा कितपत ऑथेंटिकेट है, कितपत रिलायबल है, उन चीज़ों को हम इंटरनल क्रिटिसिज्म में देखते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो हमारा हिस्टोरिकल मेथड है, तो उसमें हम लोग जो हमारे पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं, तो उन डेटा को हम लोग इस्तेमाल करके हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या इफेक्ट होगा उसका स्टडी करते हैं। तो यानी कि इसमें डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसकी वजह से जो डेटा है और जो सोर्स है उस डेटा का, तो उनको उन चीज़ों को हमें ऑथेंटिकेट करना, वेरीफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके? तो इसकी वजह से ये जो 2 डिवाइसेज़ है, उनको हम लोग हिस्टोरिकल मेथड में यूज़ करते हैं, ओके? तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है एक्स फैक्टो मेथड, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी इनकरेक्ट हुआ। तीसरा है हिस्टोरिकल मेथड, येस, historical method is the correct answer, okay? Fourth is descriptive survey method, ये भी incorrect हुआ। So the correct answer is historical method। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें पूछा है कि विच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो इधर पूछा है कि ऐसे कौन से हिस्टोरियन थे वो जो कि फेमस थे ऑन हिज रिसर्च ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र ये जो हिस्टोरियन थे, वो हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया इस बुक के लिए वो फेमस थे, ओके? देन दूसरा है बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ये हिस्टोरियन जो थे, उनके इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इस बुक के लिए वो फेमस थे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके लिए वो भी वो फेमस थे। राम शरण शर्मा ये जो हिस्टोरियन थे, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए फेमस थे, मतलब उनका उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च था, तो इसके लिए वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फेमस थे, ओके? नाउ लास्ट है अमलेश त्रिपाठी। ये जो हिस्टोरियन थे, उनका जो बुक था स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम, उसके लिए ये फेमस थे, ओके? तो फ्रॉम दीज ऑप्शंस आप ही मुझे बताओ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन इज 3, यानी कि राम शरण शर्मा, ओके? नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि टू विच आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के लेकर एसोसिएटेड है? ओके, जैसे कि हमने देखा अभी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, ये एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम हमारे डेटा के सोर्स को और डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर हमारा डेटा ऑथेंटिकेट है, वैलिड है और रिलायबल है, ओके? तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स ऑफ रिसर्च। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तीसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च एंड द लास्ट वन इज लिटरेरी रिसर्च। तो अभी हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हमारे डेटा को अच्छी तरीके से परख सके और हमारे डेटा के जो सोर्सेस है उनको हम लोग वेरीफाई कर सके। तो इसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है आंसर 3, ओके? स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एन हिस्टोरियन रीच्ड अ ब्रॉड कंक्लूजन ऑन हिज वर्क इज कॉल्ड। अगर कोई भी हिस्टोरियन उसके वर्क पर ब्रॉड कंक्लूजन निकालता है, उस तक पहुंचता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ओके? तो पहला ऑप्शन है थियरी। जैसे कि हमने देखा कि थियरी का मतलब ये है कि हमारा जो भी कुछ
कोई भी स्टडी हम लोग कर ले, कोई नॉलेज हो, कुछ भी चीज़ हो अबाउट द कॉन्सेप्ट एनीथिंग, तो उन सारी चीज़ों को हम वर्ड फॉर्मेट में लिखना, ओके? तो उसे हम बोलते हैं कि थियरी। दूसरा है जनरलाइज़ेशंस, जनरलाइज़ेशंस यानी कि प्रेडिक्शंस और एनी स्टेटमेंट, और उन स्टेटमेंट को बनाना, अ, उसकी जो प्रोसीजर है बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ आवर रिसर्च, मतलब हमारा जो रिसर्च करके हुआ है, ओके, उस रिसर्च पर जो भी कुछ हमारा स्टेटमेंट है, तो उन स्टेटमेंट को बनाना इज द जनरलाइजेशन यानी कि प्रेडिक्शन, ओके। तीसरा है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मीनिंग ये है कि द समरी, ओके, द समरी ऑफ आर इंटरप्रिटेशन, ओके। अगर हमारा रिसर्च करके हुआ है और हमें हमारे रिजल्ट्स को फॉर्मेट करना है, तो हमारा जो रिजल्ट है उसको फॉर्मेट करना, उसको कंक्लूड करना इज द कंक्लूजन, ओके। फोर्थ इज फॉर्मूला। फॉर्मूला इज द वे ऑफ डिफाइनिंग एनी क्वांटिटेटिव टर्म, ओके। कोई भी क्वांटिटेटिव टर्म आप ले लो, तो उन क्वांटिटेटिव टर्म को मेजर करना, उसको एक तरीके से डिफाइन करना इज द फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव टर्म, ओके। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई भी हिस्टोरियन किसी भी ब्रॉड कंक्लूजन तक जाता है आफ्टर हिज वर्क, तो उस कंक्लूजन तक जाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। बिकॉज जनरलाइजेशन ये एक प्रोसेस है, एक जिसमें हम लोग हमारे रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकालते हैं, जिसको हम लोग प्रेडिक्शंस भी बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर टू, यानी कि जनरलाइजेशन, ओके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एट 9 AM एवरी डे, ओके।